पहले बच्चों की पढ़ाई का डिस्टर्ब होने लगा, फिर श्रीमती जी की भी थोड़ा सा इच्छा हुई कि बहुत महीने हो गए, थोड़ा सदियां गुजर गई हैं, चाउमीन और मोमो नहीं खाए। थोड़ी सी लानत ग्राम प्रधान को दी, थोड़ी सी लानत विधायक को दी, और जो बाकी बची वो मोदी जी की हिस्से करने में सबसे आसानी होती है। हाँ, शिकायत हम मुसलमान यूपी बिहार वालों से जरूर करेंगे कि देखो साहब पहाड़ में जाकर के उसने फलाना काम पकड़ लिया, उसने ये भी कर रहा है वो भी कर रहा है। फटे तो फटे मगर शान न घटे। रोज सुबह नादिर शाही लगाई घर में बैठ करके, माँ बाप से कुला करने के लिए गर्म पानी मांगते रहे। पैंट की क्रीज हम खराब नहीं होने देते हैं गांव जाकर के अपनी। शहर लौटकर हम लोग ही इंटरनेट पे शिकायत करते हैं कि पहाड़ में मुसलमान, नेपाली और उत्तर प्रदेश या फिर बिहार के लोग आकर के रहने लगे। 53,000 प्रवासी उत्तराखंड अपने गांव लौटे। तो हम कह सकते हैं कि मोदी जी ने कहा है तो कुछ सोच समझ करके ही कहा होगा कि गांव में रहने का फैसला भी उन्हीं लोगों ने किया जो बाहर भी बेहतर कर रहे थे। नमस्कार, मैं आशीष, आप देख रहे हैं पहाड़ी पैंडा। उत्तराखंड एक पहाड़ी राज्य है। इस पहाड़ी राज्य का भाग्य है कि यहाँ से शहर को जाने वाली सड़कें गाँव लौट कर नहीं आती। ये पीड़ा सदियों से ही इस राज्य का, खासकर पहाड़ों और दूरस्थ ग्रामीण इलाकों में बसे हुए लोग ये इस पीड़ा को देखते हुए, कहते हुए, बोलते और बचाते आए। गांव के गांव खाली होते चले गए। जंगली सुअर, भालू, बाघ और बंदरों के अलावा गांव में अगर कुछ दिखता है तो या तो अपनी उम्र का हिसाब गिनते हुए बूढ़े या फिर महिलाएं हैं, बुजुर्ग। खेत के पास खड़ा होता हूं तो माँ भी पूछती है कि तुझे अपने खेत की सीमा का पता तक भी है। जिस पेड़ पर मधुमक्खियों के छत्ते लगे होते थे वो अब सूखे दरख्त में तब्दील होकर समय के प्रहरी बन चुके हैं। सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के वक्त ग्राम्य देवताओं के नाम नौबत बजाने वाले औजी अब गांव में नहीं है। पहाड़ों की सुबह और शाम इतनी वीरान सभ्यता और समाधान की खोज में हुई। कोरोना काल में ये सब लौट कर आया था। दुर्भाग्यवश इसकी पहली लहर में लोगों ने अपने कई लोगों को खो दिया, लेकिन इसका एक पहलू ये भी था कि गांव और पहाड़ों में सुबह और शाम की रौनक लौट आई। गांव के मनाड़ में जो चौक होता है वहां पे बच्चों का शोर लौट आया। खेतों और जंगलों में गीत सुनाई देने लगे। गांव में घसियारियों की लाइन दिखाई देने लगी और ऐसा लगा जैसे ये सब पलक झपकते ही ठीक हो गया। आंकड़ों की बात करें तो कोरोना की दूसरी लहर में यानी 2021 के अप्रैल और मई माह में 53,000 प्रवासी उत्तराखंड अपने गांव लौटे। पलायन आयोग ने कोरोना काल में हुए रिवर्स पलायन पर तैयार रिपोर्ट में बताया कि सबसे ज्यादा अल्मोड़ा और पौड़ी जिले में प्रवासी अपने गांव लौटे हैं, जबकि सबसे कम हरिद्वार में, जो कि मैदानी जिला है। करीब 39% ऐसे लोग थे जो निजी क्षेत्र में काम कर रहे थे, 13% विद्यार्थी थे, इसके अलावा करीब 12% गृहिणियां और कुछ बेरोजगार और स्वरोजगार वाले 4% लोग भी थे। ये तो सिर्फ कोरोना की दूसरी लहर के आंकड़े हैं, और अगर पहली लहर का भी डेटा मिला दिया जाए तो ये आंकड़ा 1 लाख से भी ऊपर पहुंच जाता है। अब आप सोचिए कि ये सब लोग आज कहां गए। कोरोना काल में महामारी के बीच शहर को गई सभी सड़कें गांव लौट आईं। अलग राज्य बनने के बाद से सरकारी दस्तावेज और सरकारें जो काम करने में नाकामयाब रहीं, एक महामारी ने वो करके दिखा दिया। पलायन यानी माइग्रेशन और रिवर्स माइग्रेशन एक शानदार प्रयोग करके बनकर वापस पहाड़ों में लौटा। लोगों ने शहरों की से गांव की ओर रुख किया। जिनकी घराटों में घास जम गई थी उन्होंने उन्हें बनाया। घराट से बहने वाली पानी की आवाज फिर से गांव में सुनाई देने लगी। किसी ने अपने गिर रहे घरों की पठालों, कड़ियों, दरवाजों को ठीक किया तो किसी ने अपने पड़ोसी से अपने खेत की सीमा, जिसे कि घर गांव में ओडू स्याणो कहते हैं, उसका हिसाब पूछा। ये होता है कॉमन कि जब कोई चला जाता है तो गांव वाले थोड़ा सा आगे पीछे कर लेता है। लोगों ने अपने बंजर खेतों को खाना फिर से शुरू किया। कुछ लोगों को तो तब जाकर पता चला कि चाहे सरकारी स्कीम से हो या फिर स्वरोजगार से हो, गांव में भी अच्छा पैसा आने लगा है। प्रधान से लोग प्रस्ताव बनाने लगे। किसी ने अपने पेड़ मांगे अपने लिए, किसी ने पशुधन मांगा, किसी ने लोन मांगा। लेकिन कोरोना की पहली लहर की जरा सा हल्के होते ही 5-7 महीने के अंदर ही गांव फिर से सुनसान होने लगे। ये सारे लोग खो गए। हमारे भीतर जितनी हवा भरी हुई थी वो सारी फुस हो गई। जितने भी लोग अपने परिवार और बच्चों के साथ मन बना करके गांव लौटे थे वो धीरे धीरे करके खिसकने लगे। पहले बच्चों की पढ़ाई का डिस्टर्ब होने लगा, फिर श्रीमती जी की भी थोड़ा सा इच्छा हुई कि बहुत महीने हो गए, थोड़ा सदियां गुजर गई हैं, चाउमीन और मोमो नहीं खाए। तो हम बात कर रहे थे उस कोरोना काल की जिसमें घर गांव के लोग गांव भी लौटे और वापस शहर भी चले गए। गांव की ओर पत्थर फेंक कर कि दोबारा यहां आना पड़े। शहर लौटकर हम लोग ही इंटरनेट पे शिकायत करते हैं कि पहाड़ में मुसलमान, नेपाली और उत्तर प्रदेश या फिर बिहार के लोग आकर के रहने लगे। उन्होंने सारे रोजगार हथिया लिए। ये बहुत कॉमन बातें हैं गाँव में आजकल। तो अब आप बताइए कि जब आप अपने गाँव में थे तब आपने अपने गाँव में क्या किया। अब आप क्रोनोलॉजी समझिए। यूपी, बिहार, नेपाल के कुछ लोग और कुछ अब्दुल भी पहाड़ गए। उन्होंने सब कुछ छोड़ करके सिर्फ एक काम अपनाया, मनरेगा या विधायक निधि के भरोसे नहीं बल्कि अपने पुरुषार्थ के दम पर अपनाया। किसी ने सिर्फ खेत लगाए, किसी ने सिर्फ बकरियां पाली, किसी ने बागवानी की, किसी ने आपके और हमारे ही लोकल मार्केट में सब्जी की दुकान लगा ली, ठेली लगा ली, किसी ने मिस्त्री काम सीख लिया,
और कोई जो अब्दुल था उसने पंचर की दुकान या फिर हजामत की दुकान पकड़ ली। और इस सब के बीच हमने और आपने क्या किया? हमने इन्हीं सब पारंपरिक कामों में शर्मिंदगी तलाशी। रोज सुबह नादिर शाही लगाई, घर में बैठ करके माँ बाप से कुला करने के लिए गर्म पानी मांगते रहे। पैंट की क्रीज हम खराब नहीं होने देते हैं गाँव जाकर के अपनी, और गाँव वालों के सामने अपनी बढ़ती हुई तोंद को तो लाट साहब की निशानी बताते हैं। फटे तो फटे मगर शान न घटे। बैठकर दिन रात यही सोचते रहे कि ये भी कोई काम है जो हमारे माँ बाप करते आ रहे हैं। थोड़ी सी लानत अपने पुरखों को दी, थोड़ी सी लानत ग्राम प्रधान को दी, थोड़ी सी लानत विधायक को दी, और जो बाकी बची वो मोदी जी की हिस्से करने में सबसे आसानी होती है। गांव में रहकर सिर्फ अपने माँ बाप सास ससुर को कोसते रहे कि वो नालायक थे, लेकिन हम इस घर गांव और इस मिट्टी में रहने के लिए नहीं बने हुए। अब वो माँ बाप वाकई में नालायक थे जिन्होंने ऐसी निकम्मी नालायक औलादों को जन्म दिया। माँ बाप कम से कम पत्थर मिट्टी ढो करके वो घर तो बना पाए जिसमें रहने में आज हमारी फिजा खराब हो रही है, जिसमें हमारा लाइफस्टाइल बैलेंस नहीं हो रहा है, जिसमें हमें और हमारी श्रीमती जी को फील ही नहीं आता है। शहरों में रहकर श्रीमान जी ही जान रहा है, उसी की आत्मा जान रही कि वो किस तरह से दिन रात एक करके महीना का राशन जुटा रहा है और चाउमीन मोमो का जुगाड़ कर पा रहा है, कमरे का किराया दे रहा है। लेकिन गांव में रहकर अपने लिए वो 2 खेत लगाने को तैयार नहीं है। एक गाय नहीं पाल सकता है, एक भैंस नहीं पाल सकता है, क्योंकि इसमें फिजा खराब होती है। हाँ, शिकायत हम मुसलमान यूपी बिहार वालों से जरूर करेंगे कि देखो साहब पहाड़ में जाकर के उसने फलाना काम पकड़ लिया, उसने ये भी कर रहा है वो भी कर रहा है। अरे उनसे शिकायत करने से थोड़ा सा टाइम निकालो और उनके डेडिकेशन को भी देखो। जिस लगन से सिर्फ एक काम को उद्देश्य बना करके वो कुछ पकड़ते हैं, क्या हमने भी वैसा ही किया? हमारे गांव की व्यवस्थाओं को देखिए। उत्तराखंड का लगभग हर गांव जाति के आधार पर बहुत ही खूबसूरती से वर्गीकृत था। हर जाति अपने दायित्व तो अपने काम से बंधी हुई थी। ऊंच नीच जात पात जैसे ये राजनीतिक टर्म पहाड़ों में राजनीति के साथ ही पहुंची। पहाड़ के गांव में आपने कभी भुखमरी नहीं देखी होगी। शिल्प का काम करने वाले व्यक्ति हों, ब्राह्मण हों, राजपूत हों, लोहार हों या फिर वो कोई दलित हो, सबके घरों में अपनी अपनी गाय और भैंस आवश्यक रूप से बंधी होती है। जो सबसे गरीब परिवार भी होगा उसके पास भी अपना घर होगा, 4 खेत जरूर होंगे और पशुधन भी होगा। लोहार का काम करने वाले के पास पड़ोस के गांव से भी लोग आकर के अपने हथियार बनवाते होंगे। एक हल्ला होता था उसका कि अगर यहाँ लोहार का काम कोई करता है तो फलाने गांव का फलाना आदमी। मिस्त्री का काम करने वाले गढ़वाल कुमाऊं के आर्किटेक्चर, जो मिट्टी पत्थर का हमारा घर होता है पठाल का, वो उसमें अलग ही परफेक्शन हुआ करता था। और अब भी आप देखिए कि गांव में आकर के यही सब काम किसी यूपी बिहार या फिर किसी मुस्लिम समुदाय के अब्दुल ने पकड़ लिए, और इससे हमें शिकायत होती है। अपने ही बीच का अगर उदाहरण लें तो प्रीतम भरतवाण जी को देखिए, जिन्हें कुछ ही साल पहले पद्म पुरस्कार भी मिला है। आज उनके नाम से उत्तराखंड में अंतर्राष्ट्रीय अकादमी खुल चुकी है संस्कृति के नाम पे। उन्होंने उसी ढोल और जागर से ये मुकाम पाया जिसे हम गांव में हीन मान करके शहर भाग गए थे। हमारी कमी यह है कि अगर हम मिस्त्री का काम करते हैं तो हम उससे प्रयोग नहीं करना चाहते। हम सिर्फ बैठकर खाने की लालसा में कुछ 2-4 हज़ार 5 हज़ार की नौकरी में दूसरी की नौकरी के लिए शहर भागना ज्यादा आसान समझते हैं, ज्यादा बेहतरीन विकल्प समझते हैं। अगर हम लोहार हैं तो हम अब उस तकनीक का इस्तेमाल करके उसे स्वरोजगार का नाम नहीं देना चाहते। अगर हम किसान हैं और सरकार हमें स्कीम या उपकरण देती है तो उसमें भी हम यही देखते हैं, ये गुंजाइश देखते हैं कि इसमें मुझे या तो कुछ पैसा बच जाता या सीधा पैसा ही मिल जाता। ज्यादा से ज्यादा ये करेंगे कि उदाहरण के लिए आप घेरबाड़ या तारबाड़ ले लीजिए, उस सरकार हमें सस्ते में या मुफ्त में देती है और हम गांव के प्रधान को उसको बेच देते हैं, उससे भी हम मुनाफा देख रहे होते हैं। लेकिन इंटरनेट पर हम रोना रोएंगे कि हमारी फसलें बंदर और लंगूर खा रहे हैं, सुअर खा रहे हैं। अच्छा लाइफस्टाइल तलाश रहे पहाड़ के सभी लोग पलायन शौक से नहीं करते, लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं है कि सभी लोग ऐसे हैं जो मजबूरी में ही अपना घर गांव छोड़ते हो। पलायन के कारणों में शौक या पलायन भी अच्छी खासी वजह है। पलायन आयोग को अपनी रिपोर्ट में इस एक वजह को जोड़ लेना चाहिए। जो मैं कहने जा रहा हूं वो शब्द बहुत कठिन लगेंगे, लेकिन ये हमारे घर गांव पहाड़ों की हकीकत है। आप और हम बिना कहे ही ये जानते हैं कि युवाओं के घर छोड़ने, घर गांव छोड़कर शहर या किसी लोकल मार्केट में किराए का कमरा लेने के पीछे कितनी सारी वजह होती हैं। आप इसे मिसोजिनी कहिए, महिला विरोध कहिए, लेकिन गांव में ही बहू बेटियां गांव से 2 से तीसरे दिन रहती है तो उन्हें कोल्ड हो जाती हैं, एलर्जी हो जाती है, जो हमारे बाप दादा को कभी आज तक वहां रह करके नहीं हुई। उनके बच्चों की पढ़ाई में डिस्टर्ब हो जाता है। फिर चाहे उनके बच्चे लमगांव या थत्रोड़ बाजार में जाकर दूसरों की गाड़ियों से धूल ही दिन भर हटा रहे हो, किसी गाड़ियों के पीछे भाग रहे हो, लॉटरी खेल रहे हो, लेकिन गांव में उनका डिस्टर्ब हो जाता है। पहली लहर में दिल्ली नोएडा से जो फैमिली गांव लौटी थी वो मानो पत्थर फेंक करके वापस कसम खा करके लौट गई, शहर लौट गई कि अब चाहे धरती बदल हो जाए, बांझ पड़े तक की यहां नहीं लौटना है। मतलब लड़का खुदेड़ प्रकृति का है, हर दूसरे दिन होम सिक फील करता है, लेकिन श्रीमती जी को हर वीकेंड पे डीएलएफ मॉल जाना होता है,
अपने इंस्टाग्राम पे हैपनिंग टाइप की स्टोरीज डाली। इस सब के बीच जो लोग कोरोना काल में गांव में ही रहे वो आज बहुत बेहतर कर रहे हैं। मैं गांव जाकर के लोगों से मिल रहा हूं और ये कोई हवा हवाई बातें नहीं है। आप इसी चैनल पहाड़ी पैंडा की ही ग्राउंड रिपोर्ट में देखेंगे कि जिन लोगों ने अपनी लाखों की सैलरी छोड़ करके दृढ़ निश्चय लिया और घर में ही रहने का फैसला किया, उन्हें उसी जमीन उसी मिट्टी ने क्या परिणाम दिए। खास बात यह है कि गांव में रहने का फैसला भी उन्हीं लोगों ने किया जो बाहर भी बेहतर कर रहे थे, और गांव में भी बेहतर कर रहे हैं। तो क्या ये साबित नहीं होता है कि ये मामला हमारे ही नकारेपन का है, हमारी ही पुरुषार्थ में कमी है, जबकि हम सिर्फ दोष देते रह जाते हैं। कुछ डॉक्यूमेंट्री मैं अपने इसी चैनल पर लाने वाला हूं, आप लोगों के समक्ष लाने वाला हूं, जिन्हें देखकर के आप हैरान हो जाएंगे कि क्या ये आज के उत्तराखंड के गांव की कहानियां हैं। ये बिल्कुल सफल प्रयोग है। प्रधानमंत्री मोदी जी जब अभी चुनावी रैली में देहरादून आए थे तो उन्होंने कहा था कि आने वाला दशक उत्तराखंड का है। तो ये उम्मीदें बंधाता है और उम्मीद ना करने की कोई वजह भी हमारे पास नहीं। हमने देखा भी है कि यहाँ पे इंफ्रा से लेकर के स्वरोजगार, चाहे होम स्टे हो, कृषि हो, बागवानी हो, माइक्रो एंटरप्राइज हो, सस्ता कृषि ऋण हो, इन सभी चीजों के लिए पिछले कुछ सालों में सरकार ने खूब प्रमोट किया है इन चीजों को। मुख्यमंत्री बदलते रहे हों लेकिन इन चीजों को भी खूब जोर दिया गया। 4 धामों को लेकर के मोदी जी खुद भी काफी संवेदनशील है। तो हम कह सकते हैं कि मोदी जी ने कहा है तो कुछ सोच समझ करके ही कहा होगा, और हमें यकीन करना भी चाहिए। पहाड़ की समृद्धि के लिए पहाड़ का स्वप्न देखना बेहद आवश्यक है। स्वप्न देखते रहिए ताकि गांव से शहर को जाने वाली सड़कें गांव लौटने को मजबूर हो जाएं। बदलाव समय मांगता है लेकिन उसके लिए ठहरना भी जरूरी है, और कुछ ठहरने के लिए हमें कुछ त्याग करने ही होंगे। देखते रहिए पहाड़ी पैंडा, सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए और घंटी का आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।